नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कौन से और कितने फंड शामिल करने हैं, ये तय करती है कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। कोर में ऐसे फंड जो लॉन्ग टर्म तक साथ निभाएं और सैटेलाइट में मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से टैक्टिकल स्ट्रैटेजी रखने वाले फंड शामिल। तो आज बताएंगे कौन से फंड्स हैं कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए राइट चॉइस। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। स्वागत करते हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग का। दोनों एक्सपर्ट्स वेलकम टू द शो। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम करने वाले हैं कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की, और समझने की कोशिश करेंगे ये किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे इनको बनाया जाए। क्षितिज, समझना ज़रूरी, हम जब कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कोर पोर्टफोलियो क्या है और सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है, एक दूसरे से कैसे अलग? नमस्कार स्वाति, नमस्कार मोहित एंड सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी स्वाति। एंड बहुत ऐप टॉपिक लिया है इस समय आपने। ये देखिए, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, जो कोर है आपका, जो हम जैसे बोलते हैं वो आपके कोर गोल्स के साथ अटैच्ड है, उसको कोर बोलते हैं। मान लीजिए आपके 5 गोल्स हैं, उनके साथ आपने अलाइन किए हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपने डिफरेंट फंड्स अलाइन किए हुए हैं, तो आपके वो कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में बन जाते हैं। जो इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट क्या है, आप उसको चलाते रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, वो आपका कोर पोर्टफोलियो हो जाता है। दैट इंक्लूड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, आपके मल्टी कैप फंड्स हो गए, लार्ज और मिड कैप फंड्स हो गए। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपके डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट स्मॉल और मिड कैप फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, ये आपका कोर पोर्टफोलियो है। वह ये तब तक चलता है जब तक आपकी गोल की अचीवमेंट नहीं हो जाती है, तो वो कोर हो गया आपका। जबकि आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो है वो एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो है, जो आप एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं मार्केट में, जहां आपको दिखता है कि दैट हाँ, इस अपॉर्चुनिटी के कारण, एक थीम प्ले के कारण आपका रिटर्न शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेटर हो सकता है। मान लीजिए आप एक ट्रेंड पकड़ते हैं, पावर का ट्रेंड पकड़ा आपने एनर्जी का ट्रेंड पकड़ा, कंजम्पशन का ट्रेंड पकड़ा, कंजम्पशन में आप इन्वेस्ट करें, या आईटी का ट्रेंड पकड़ा, तो एक थीम के ऊपर या एक सेक्टर के ऊपर आप जब इन्वेस्ट करते हैं, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका सैटेलाइट हो जाता है, जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जब वो पूरी स्टोरी प्ले आउट हो जाती है, आप वहां से एग्जिट लेते हैं एंड फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की वेट करते हैं। तो सैटेलाइट एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो है जो 15-20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कोर आपका कोर पोर्टफोलियो जो 80-85% तक होना चाहिए। तो ये ब्रॉडर एक एस्पेक्ट है, डिफरेंस है। बिल्कुल। तो कोर पोर्टफोलियो जो कि आपका मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहती है, और सैटेलाइट पोर्टफोलियो जो टैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, जो कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। ये हमने समझा। अब इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको शामिल क्या करना है अपने कोर स्ट्रैटेजी में और सैटेलाइट स्ट्रैटेजी में। अब सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं, है तो छोटा यूनिवर्स ऑफ 100 फंड्स ओनली, पर बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें शामिल होती है। बात हम करें ब्लू चिप कंपनीज की, लार्ज कैप फंड्स की। यूजुअली अब से कई साल पहले कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छे लार्ज कैप फंड, ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, क्योंकि इनके पास क्षमता होती है किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी को झेलने की। लेकिन जब हम पिछले कुछ सालों का एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं मोहित, हमें ये समझ में आया कि लार्ज कैप फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑन दिस अदर साइड, जो इंडेक्स फंड्स हैं विद इन लार्ज कैप स्पेस ओनली, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है लॉन्ग टर्म में। तो सवाल ये उठता है कि कोर पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी में एक लार्ज कैप फंड का प्लेसमेंट एक्टिव फंड के तौर पर सही है या फिर पैसिव फंड के तौर पर ज़्यादा सही है? जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। और क्षितिज भाई ने बहुत अच्छी तरीके से कोर और सैटेलाइट का जो डिफरेंस समझाया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम कोर पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, वहां पर लार्ज कैप जो है वो हमेशा ही आपके कोर पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होगा। वो आपका फोकल पॉइंट होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके इर्द गिर्द ही आपका पूरा जो कोर स्ट्रैटेजी है वो रचा जाएगा।
तो अब इसमें लार्ज कैप जो फंड्स हैं स्वाति, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेबी की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन रेस्ट्रिक्ट करती है लार्ज कैप कैटेगरी में आप टॉप 100 स्टॉक्स के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो कोई भी फंड हाउस को जो लार्ज कैप स्कीम चलाता है उसे 80% ऑफ द पोर्टफोलियो टॉप 100 स्टॉक्स में चलाना है, और बाकी जो 20% पोर्टफोलियो उसमें वो कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मिड कैप या कुछ दूसरा एलोकेशन रख सकते हैं। अब ये कैटेगरी इतनी टाइट है स्वाति कि जितने बड़े फंड के एयूएम हो गए हैं आजकल, जो भी लार्ज कैप फंड है किसी भी फंड हाउस का, वो आप मान लीजिए करीब 30,000 करोड़ 50,000 करोड़ इस तरह के एयूएम पे खड़ा है। तो इतने बड़े एयूएम को अगर आपको लिक्विडिटी के साथ में मैनेज करना है तो आपको इन टॉप 100 स्टॉक्स में काफी अच्छे तरीके से बांटना होता है। तो जितने लार्ज कैप फंड्स हैं उनका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो करीब 50 से 70 80 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियोज में होंगे। तो अगर आप एज अ फंड मैनेजर 100 स्टॉक के यूनिवर्स में से 70-80 स्टॉक का चुनाव कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे रेगुलरली कंसिस्टेंटली। आप कोई 1 साल 6 महीना डेफिनेटली बीट कर लेंगे, बट कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट करना इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, इतने बड़े एयूएम के साथ में मुश्किल हो जाता है, अनलेस कि आप वेटेजेस को बहुत ड्रामेटिकली डिफरेंट करें, और वो कोई भी फंड मैनेजर करता नहीं है इंडस्ट्री में। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लार्ज कैप एक्टिव फंड का जो कॉस्ट है स्वाति, वो करीब 1.5% के आसपास है। और यहीं पर ही अगर आप पैसिव निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स, इनमें से किसी का भी चुनाव करते हैं तो उसका जो कॉस्ट होगा वो करीब 20-25 पैसे के आसपास होगा। तो ये जो 1.25% का कॉस्ट का डिफरेंस है, एनुअली ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इसको रेगुलरली आप क्या इतने बड़े मार्जिन से एक्टिव फंड्स पैसिव फंड को बीट कर पाएंगे, वो बहुत मुश्किल है। और पिछले 10 सालों का अगर आप डेटा देखें तो 10 में से करीब करीब 7 से 8 साल का डेटा ये बताता है कि जो पैसिव जो एक्टिव फंड्स हैं वो एवरेज तौर पे पैसिव इंडाइसेस को बीट नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर बिकॉज वो टेक्निकलिटी ऐसी हो चुकी है कि जो आपकी 100वीं कंपनी का मार्केट कैप है वो भी 1 लाख करोड़ के ऊपर है, और बहुत बड़े साइज की कंपनीज है, और फंड हाउसेस रेस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो रेगुलरली बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लार्ज कैप कैटेगरी में अक्सर आप देखेंगे कि मैं नहीं, दूसरे सारे एडवाइजर्स भी यही बोलते हैं कि आप पैसिव का सहारा लें। आप एक अच्छा निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स का चुनाव करके अपने पोर्टफोलियो को एक लो कॉस्ट तरीके से लंबे टाइम के लिए अलाइन कर सकते हैं। तो कोर पोर्टफोलियो में अगर आपको एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी चाहिए ही तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि पैसिव में भी आप एक अच्छा इंडेक्स फंड लेकर अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आइए अब लार्ज कैप के बाद आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पर जिसको निवेशकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। हमने पिछले कई महीनों के म्यूचुअल फंड आंकड़ों में भी देखा क्षितिज कि फ्लेक्सी कैप फंड को बहुत ज़्यादा निवेशक पसंद करते हैं, क्योंकि इनबिल्ट जो उसका कॉम्पोजिशन है, आपके पास लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों हैं, और एक फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास उसको रीएलोकेट करने की अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। अब बहुत सारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उसमें हम ये भी देखते हैं कि वो एक तरीके से लार्ज कैप को ज़्यादा पसंद भी करते हैं विद इन एलोकेशन ऑल्सो। तो क्या कोर या फिर सैटेलाइट का हिस्सा एक फ्लेक्सी कैप बन सकता है, या फिर एक लार्ज कैप की जगह एक फ्लेक्सी कैप जो है उसका प्रॉक्सी प्ले बनता जा रहा है? वेल स्वाति, आई थिंक बहुत एप्ट मोहित ने एस्टैब्लिश किया है टॉप जो कि दैट जो इंडेक्स फंड्स हैं, आई थिंक अगर आप लार्ज कैप देना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर रहेंगे। बट येस, अगर आप लार्ज कैप का जो आपने बोला प्रॉक्सी प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि और इस समय मार्केट में वैसे भी आप लार्ज कैप पे शोरेंटे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें तो बेटर है, तो आई थिंक फ्लेक्सी कैप इज अ गुड कैटेगरी। बट द ब्यूटी ऑफ फ्लेक्सी कैप इज कि टुमारो अगर स्मॉल और मिड कैप में फंड मैनेजर को वैल्यूएशन सही मिलती हैं तो वो पोर्टफोलियो इंटरनली चेंज कर सकते हैं और स्मॉल और मिड कैप की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड तो पूल है, और उस पूल के अंदर जब फंड मैनेजर ट्रेड करते हैं तो कोई कैपिटल गेन नहीं आता है, तो वो अकॉर्डिंगली दे कैन मैन्यूवर बिटवीन लार्ज एंड मिड कैप, और उसमें वो कर सकते हैं। बट यस, आई थिंक फ्लेक्सी कैप कैन बी वन कैटेगरी। इसमें बहुत डिफरेंट तरह की ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ जगह इंटरनेशनल एलोकेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक में पॉसिबिलिटी है। कुछ जगह आप डोमेस्टिक में 90% इन्वेस्टेड है, कुछ जगह कैश मेंटेन किया हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉक्सी प्ले। एट द सेम टाइम इट कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आपके कोर पोर्टफोलियो का, क्योंकि हम वैसे भी इक्विटी 5 साल के लिए कम से कम सजेस्ट करते ही हैं, पर कंपाउंडिंग का एक्चुअल में इम्पैक्ट होती 10 साल के ऊपर ही आपको दिखना शुरू होता है, जब वो अगर 14-15% से कंपाउंड करता है और आपका पैसा 4 गुना हो जाता है। आई थिंक फ्लेक्सी कैप फिट्स इन वेरी वेल फॉर आपका जो
8 से 10, 12, 14 साल वाले गोल्स को लेके जो है उसमें फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। और वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड, डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजमेंट स्टाइल, कॉल ले सकता है कि कब कितना लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड में डालना है, कितना स्मॉल में डालना है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज व्हिच आर अवेलेबल, बट यस, इट्स अ गुड प्रॉक्सी प्ले टू लार्ज कैप। तो फ्लेक्सी कैप फंड को आप डेफिनेटली अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और यहाँ पर एक लार्ज कैप के भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, पर डेफिनेटली आप लार्ज कैप को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, ये बात भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं मिड और स्मॉल कैप की तरफ। मोहित, मिड और स्मॉल कैप फंड्स ये स्पेस भी ऐसी रही है जहाँ पर अच्छा निवेश आता रहा है पिछले कई महीनों से, लेकिन ये रिस्की भी हैं, रिटर्न भी अच्छा देते हैं, पर थोड़ा वॉलेटिलिटी भी इसमें रहती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे फंड्स का प्लेसमेंट एक कोर पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी रखा जाए या फिर थोड़ा सैटेलाइट की तरफ इसका झुकाव आपको ज़्यादा लगता है, मिड को ज़रा मोर ऑफ कोर या फिर स्मॉल कैप को थोड़ा सैटेलाइट की तरफ रखा जाए, तो किस पोर्टफोलियो में ऐसे फंड सही रहेंगे? जी स्वाति देखिए, मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो निर्भर करेगी टोटली इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल पर, उनके टाइम होराइजन पर, और उनके जो उनका टोटल क्या बोलते हैं नजरिया है, या फिर जो गोल्स हैं उनके, उस पर पूरी तरह से निर्भर करेगी। अगर मैं एक निवेशक हूं जो कि यंग एज पर है, डबल इनकम है, लाइबिलिटीज कम है, और मेरे पास में बहुत बड़ी समय अवधि है, तो डेफिनेटली मिड और स्मॉल जो है वो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाती है जब मैं रिटायरमेंट की प्लानिंग करता हूं या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूं। बट अगर मैं एक रिटायर्ड निवेशक हूं और मुझे 5 साल का ही नजरिया है मेरे पास में, या ऐसा मेरे थोड़े कंजर्वेटिव गोल्स हैं, तब शायद हो सकता है कि मिड और स्मॉल मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ना बने और वो मुझे कभी सैटेलाइट तरीके से, टैक्टिकल तरीके से देखने पड़े। पर अमूमन हम ये देखेंगे कि मिड और स्मॉल जो है वो एक किसी भी निवेशक के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को जब बनाना हो तब वो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। अब उसका जो प्रतिशत है स्वाति, वो आपके रिस्क टॉलरेंस पे निर्भर करेगा। हो सकता है कि मिड और स्मॉल मिलाकर आप 20% रखना चाहें, या ज्यादा से ज्यादा आप बहुत अग्रेसिव निवेशक हैं तो शायद उसे बढ़ाकर आप 40% तक ले जाना चाहें, 40 या 50, उससे ज्यादा शायद कोई भी सलाहकार आपको नहीं कहेगा कि मिड और स्मॉल का प्रतिशत उससे ऊपर ले जाइए, बिकॉज इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और शायद कहीं ना कहीं जाकर आपको गिरते हुए मार्केट में ज्यादा नुकसान मिल सकता है यहाँ पर। तो अगेन गोल्स से अलाइन कर कर आपको देखना पड़ेगा, बट एक कोर पोर्टफोलियो में ही मिड और स्मॉल कैप का जो है वो राइट प्लेसमेंट होता है। तो कोर पोर्टफोलियो में मिड और स्मॉल कैप फंड्स को थोड़े रिस्की ज़रूर हैं, पर उसको अपना हिस्सा बनाएं। तो ऑल इन ऑल हमने अब तक समझा, कोर पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो एक अच्छा लार्ज कैप फंड, चाहे वो एक्टिव स्पेस में हो या फिर पैसिव स्पेस में हो, वो आप शामिल कीजिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो आप अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप को भी मेजॉरिटी आप अपने कोर पोर्टफोलियो में ही रखें। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समझेंगे हाइब्रिड फंड्स कैसे स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं, और गोल्ड या फिर कोई सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को कैसे पोर्टफोलियो में आप एलोकेट करें। पूरी चर्चा थोड़ी देर में। आज हम बात कर रहे हैं कैसे बनाएं कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो, कैसे फंड्स रहेंगे राइट चॉइस इन दोनों स्ट्रैटेजीज के लिए। हमारे साथ मोहित गांग और क्षितिज महाजन है इस चर्चा में शामिल। क्षितिज, अब हाइब्रिड कैटेगरी की तरफ जरा आते हैं। ये भी पसंदीदा है निवेशकों की, काफ़ी समय से इक्विटी डेट का मिश्रण है, मल्टी एसेट में तो गोल्ड भी आपको मिलता है। अब ऐसे जो फंड्स हैं जहां पर आपके पास अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर है, एक बैलेंस भी अच्छा है, तो ये कोर पोर्टफोलियो में ज़्यादा फिट बैठता है या सैटेलाइट स्ट्रैटेजी एलोकेशन इसके लिए सही है? आई बिलीव स्वाति, बाय द नेचर ऑफ दिस कैटेगरी, देखिए इसमें रिस्क कम है विज़ प्योर इक्विटी फंड, चाहे वो आपका बैफ है, हाइब्रिड है या मल्टी एसेट है। दूसरा, अगर आप प्ले करना चाहते हैं फिक्स इनकम और आप इंडिविजुअली बाय नहीं करना चाहते हैं, आई थिंक इससे बेटर कैटेगरी नहीं है जहाँ पे, और डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूड, डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर, लाइक हमने देखा है दैट जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड है, कुछ पोर्टफोलियोज प्राइस अर्निंग पे, कुछ प्राइस टू बुक वैल्यू पे, कुछ डिविडेंड यील्ड पे, कुछ तीनों पे, डिफरेंट पैरामीटर्स पे फंड मैनेजर कॉल लेता रहता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट। मार्केट वैल्यूएशंस हाई है तो इक्विटी कम हो जाता है, आर्बिट्रेज ऐड होता है, और फिक्स इनकम रहता है।
और इसी तरह से परसेंटेज मूव होती है. सिमिलरली मल्टी एसेट में भी आपका. तो आई थिंक इट्स वेरी मच बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिटेंट कैटेगरी ऑफ हैविंग लेस रिस्क. ये पूरा कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनता ही बनता है. पीपल हु आर न्यू टू कैपिटल मार्केट, आई थिंक उनके लिए ये जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सैटेलाइट पार्ट में ले सकता है पार्ट. बट अदरवाइज जो लोग कम रिस्क एपेटाइट रखते हैं और जो लोग दे आर एट द फैग एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट, क्लोज टू देयर रिटायरमेंट, सो आई थिंक वहाँ पे ये अगर आप पहले से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ, वेरी मच पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो. गोल्ड अगेन आप जो कह रहे हैं मल्टी एसेट के थ्रू प्ले हो सकता है. एंड एनी विच वेज अगर कोई गोल्ड इंडिविजुअल भी लेना चाहे, हम कहते हैं गोल्ड इज अ गुड हेज, 5 to 7%. एंड अगेन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो. आप हर चीज इक्विटी में नहीं रखेंगे स्वाति. तो अगर आप फिक्स इनकम सीधा प्ले नहीं कर रहे हैं तो हाइब्रिड इक्विटी के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. आई थिंक वेरी मच पार्ट ऑफ कोर पोर्टफोलियो फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए जो पहली बार इक्विटी में एक्सपोज हो रहे हैं. तो आई थिंक इट कैन बी सैटेलाइट एलोकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मैट्रिक्स वर्क्स. बिल्कुल. और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जो प्योर गोल्ड ईटीएफ या फंड है, उनकी प्लेसमेंट कैसे पोर्टफोलियो में सही रहती है. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गोल्ड एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है, हेज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अनसर्टनिटी है. तो अगर हम गोल्ड ईटीएफ में कितने अच्छे निवेश भी आया है, हमने जुलाई में आता हुआ देखा, अगस्त में आता हुआ देखा. तो अब ये बताइए मोहित, गोल्ड में जो हम इन्वेस्ट करें या करेंगे उसको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए या सैटेलाइट पोर्टफोलियो. बेसिकली थोड़ा टैक्टिकल प्ले यहाँ पर करना ज़रूरी है या फिर एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सही है. स्वाति, मेरा ये बहुत ही बड़ा बिलीफ है कि सोने की जो चमक है वो हजारों साल से कम नहीं हुई है और आगे भी शायद आने वाले कितने ही हजार साल तक सोने की चमक जो है वो कम नहीं होगी. तो अगर आपके पोर्टफोलियो को एक नेचुरल हेज देना है, आपको एक नेचुरल सेफ्टी कुशन देना है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको अच्छा एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पोर्टफोलियो में, तो किसी भी स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो में कमोडिटीज का एलोकेशन अत्यंत आवश्यक है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया में अगर आपको कमोडिटी एलोकेशन करना है तो आपके पास फिलहाल के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ, या फिर गोल्ड और सिल्वर का मिक्स्ड ईटीएफ. तो मेरी राय में किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो के लिए आपको गोल्ड और सिल्वर को अपने कोर पोर्टफोलियो का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा. उसका एलोकेशन डिपेंड कर सकता है आपके प्रोफाइल पे और आपके गोल्स पे, पर 5 से 10% तो मिनिमम होना ही चाहिए. उसके ऊपर अगर आप जाना चाहें 10 से 15% तक, तो वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा. बट करीब 10% के आसपास कमोडिटीज एलोकेशन थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो. सैटेलाइट में आप इसको डाल सकते हैं आपकी प्रोफाइल के डिपेंडेंट, पर अगर आप उसे बहुत टैक्टिकली खेलना चाहते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर गोल्ड की रैली या सिल्वर की रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप उसे टैक्टिकली देखेंगे एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से. बट यहाँ पर मेरा ये मानना है कि इसे आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखिए और नेचुरल पोर्टफोलियो हेज के नजरिए से देखेंगे तो इसे कोर पोर्टफोलियो का ही हिस्सा होना चाहिए. तो गोल्ड को अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं. और जैसा तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, हमारे आज के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ओवर द टॉप नहीं, 10-15% तक का एक्सपोजर आप बढ़िया गोल्ड में ले सकते हैं वाया गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड. ये अच्छे तरीके हो सकते हैं. अब हमने तमाम एसेट्स की यहाँ पर बात की. अब प्योर जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना है वो किस तरीके का हो, तो क्षितिज बताइए, ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो का ही हिस्सा होनी चाहिए, कोर पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जगह उसको नहीं मिलनी चाहिए. स्वाति, जैसे मैंने पहले भी बात करी, अगर आप कोई थीम पे प्ले करना चाहते हैं, आप कोई सेक्टर पे प्ले करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे प्ले करना चाहते हैं, बट एक चीज का जरूर ध्यान रखें, आप थीम के टॉप पे मत आए. मतलब नॉर्मली हमने देखा है दैट ज्यादा पैसा, जब जैसे हमने देखा डिफेंस का पूरा हल्ला हो रहा था, जब फंड्स आए तब पैसा नहीं आया, पर जब वो पीक पे था तो सारा पैसा तब आया. तो आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो थीम तब स्टार्ट ही हुआ है. और वैल्यूएशन, मतलब आज की डेट में डेटा इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है, आप फंड्स को भी एनालाइज कर सकते हो, उनकी टॉप होल्डिंग्स को भी एनालाइज कर सकते हो कि किस वैल्यूएशन में वो ट्रेड कर रही है. कोई सेक्टर है, आप आज बिकॉज ऑफ दिस लेट्स से जीएसटी का जब भी इम्पैक्ट आया है, तो आपको लगता है कि कंजम्पशन जो है बिकॉज ऑफ रेट कट, बिकॉज ऑफ गुड मॉनसून, बिकॉज ऑफ जो हमने इनकम टैक्स में पहले रिबेट देखा, और अब जो 10 अपना 8 पे कमीशन आ रहा है उससे बेटर होगी, तो आप कंजम्पशन थीम प्ले करना चाहते हैं, तो आप
ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये कोर, ये आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आते हैं। आप इंटरनेशनल कोई एलोकेशन लेना चाहते हैं, लेट्स से चाइना के अंदर या यूएस के अंदर, तो वो आपका एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो हो गया। आपको स्मार्ट बीटा फंड करना चाहते हैं, जैसे लो वेल फंड है आपका, वॉलेटिलिटी फंड्स आते हैं आपके निफ्टी के, तो इंडेक्स फंड्स है, या फिर कोई स्मार्ट बीटा फंड आप करना चाहते हैं, तो ये सब आपके सैटेलाइट अप्रोच के पोर्टफोलियो आ गए। बिकॉज और ये 15-20% से ऑन हायर साइड 20% आप इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज देन यू शुड बी एक्टिवली मैनेजिंग दिस पोर्टफोलियो, बिकॉज एज वी सेड, सैटेलाइट ऊपर से आता है, फोटो लेता है और चला जाता है, तो वो सैटेलाइट की तरह है, आपको वो फोटो लेने के बाद एग्जिट करना ही करना है जब वो साइकिल प्ले हो जाता है। आई थिंक द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। सो इसलिए अगर आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, या आपके साथ कोई सेबी ऑथराइज्ड एडवाइजर आपके लिए एक्टिवली मैनेज कर रहा है, तो बात अलग है। अगर आप खुद कर रहे हैं, then आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा while taking allocation into this set। ओके, तो आइए अब हम जानते हैं मोहित आपसे कि आपके कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के फंड्स कौन से हैं। जी स्वाति, तो देखिए, अगर कोर पोर्टफोलियो मुझे बनाना है लॉन्ग टर्म के निवेश के हिसाब से, तो लार्ज कैप में मैं एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, यहाँ पर मैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव करूंगा। फ्लेक्सी की जगह मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी लूंगा, यहाँ पर इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, प्योर मिड कैप एक्टिव एलोकेशन में ईडलवाइज, और प्योर स्मॉल कैप एक्टिव एलोकेशन में बंधन स्मॉल कैप फंड। और पांचवा पसंद रहेगा कमोडिटीज में ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि गोल्ड एंड सिल्वर को 50-50 के रेशियो पे अलाइन करके चलता है। तो ये मेरे कोर पोर्टफोलियो के 5 स्कीम्स रहेंगे सैटेलाइट तरीके से। और स्वाति, यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये रहेगा, जो क्षितिज भाई ने भी कहा कि जो सैटेलाइट टैक्टिकल पोर्टफोलियो हो सकता है कि अगले मंथ आकर मैं कुछ और बोलूँ, तो यहाँ पर वो माहौल के हिसाब से जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए है ये फिलहाल। तो यहाँ पर मैंने एक फैक्टर बेस्ड क्वालिटी मिड कैप इंडेक्स फंड ले रखा है, डीएसपी निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स। कंजम्पशन का बूम है देश में, जीएसटी में रिफॉर्म्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में कटौती हुई है, अच्छी मॉनसून हुई है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सेस कंजम्पशन फंड मेरी दूसरी पसंद रहेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की साइकिल बहुत टाइम से चली नहीं है, और मुझे लगता है कि एक इंटरेस्ट रेट रिजीम जो और शायद नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट बूम वापस आना चाहिए, तो उसके चलते निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक बहुत ही हट के टैक्टिकल कॉल है, वो है ग्रेटर चाइना फंड ईडलवाइज का। ये थोड़ा सा हाई रिस्क हाई बीटा फंड है, तो यहाँ पर निवेशक थोड़ा ध्यान देके, इनफैक्ट सारे ही टैक्टिकल में ध्यान देके निवेश। और क्षितिज, आप अपने फंड्स बताइए कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के, लिटिल क्विकली प्लीज। Yeah, so it's in line, so I will say that Nifty 50 एक किसी भी एमसी का आप ले सकते हैं, आप निपॉन का ले लीजिए, आईसीआईसी का लार्ज कैप ले लीजिए, एचडीएफसी टॉप 100 है, और फ्लेक्सी का में प्राग पारिक है, मेरे का ब्लू चिप, एसपीएफ फोकस, एचडीएफसी बैक, और एक गोल्ड फंड ले लीजिए। आई थिंक दिस विल मेक योर कोर। सैटेलाइट में यू कैन टेक एनी ऑफ दिस, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, तो कोई प्ले कर रहे हैं साइकिल, तो मिड कैप ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फंड ले सकते हैं, नैस्डैक ले सकते हैं, इंटरनेशनल फंड ले सकते हैं। सो ब्रॉडली यही है। आई राइट नाउ नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, अदरवाइज चाइना कर सकते हैं। आई एग्री विद मोहित। ओके, तो ये रहे आपके लिए कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो के कुछ फंड्स जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड होंगे तो परफेक्ट लाइन पर आप जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए। थैंक यू सो मच। हम क्षितिज और मोहित आपका करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।